हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश शुक्ला स्टडी विद शुक्ला जी पे आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों ये थोड़ा मुझे खुशी हो रही है कि अब आप लोग सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछने लगे हैं। अच्छी बात है। इससे लगता है कि आप अब जो है मेरे क्लासेस को ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो आप तो वैसे भी प्यार बरसा रहे हैं मेरे ऊपर। इतने कम समय में आपने मुझे काफी आशा के अनुरूप अपना प्यार मेरे ऊपर न्यौछावर किया है। तो आपने जो ये विश्वास मेरे ऊपर प्रकट किया है, इसके लिए आप सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। आते हैं फिर टॉपिक पे। भारत का शासन अधिनियम 1935। मैंने उस दिन कहा था 1919 के बाद की थोड़ी सी मैंने आपको इतिहास की झलक दी थी और फिर कहा था कि मैं भारतीय शासन अधिनियम 1935 को बताऊंगा। ये अधिनियम अब ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया लगभग अंतिम अधिनियम है, क्योंकि इसके बाद 1947 का अधिनियम आता है जो बंटवारा कर देता है। लेकिन अगर आपसे पूछे तो लगभग ये अंतिम अधिनियम है, क्योंकि अब जो है ब्रिटिश संसद पूरे अब तक जिसने 1773 से लेकर 1773 84 जितने अधिनियम बनाए सबका निचोड़ एक तरह से इसमें डाल दिया। और इसके बाद तमाम आंदोलन हुए और ब्रिटिश सरकार को छोड़ के यहां से जाना पड़ा, ब्रिटिशों को यहां से छोड़ के जाना पड़ा। वो बातें मैं आगे बताऊंगा। 1935 का भारत शासन जो अधिनियम है यह सबसे बड़ा अब तक का सबसे बड़ा और थोड़ा सा सिस्टमेटिक भी है, व्यवस्थित भी है। सिस्टमेटिक आप कह सकते हैं, सबसे ज्यादा व्यवस्थित है, सिस्टमेटिक है। तो अब इसमें क्या था कि इस जो वर्तमान में आप देखते हैं कि भारतीय संविधान के में 22 भाग हैं, कहते हैं या 25 भाग हो गए हैं। उस समय 14 भाग थे। इसमें भारतीय शासन अधिनियम 1935 में जो एक तरह से व्यवस्था बनाई गई उसके 14 भाग बनाए गए। 323 कहीं कहीं पर 321 भी मिलता है। अब यह क्या करिएगा कि जब प्रश्न कभी आएगा तो इन दोनों में से कोई एक ही संख्या मिलेगी, कोई एक संख्या होगी तो उसे आप उसे आप टिक कर लीजिएगा। 321 अनुच्छेद या धाराएं आप कह सकते हैं, धारा के अंतर अनुच्छेद ही लिखिए आप। और 10 अनुसूचियां थी, 10 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, मूलतः 395 अनुच्छेद हैं। वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं, कहीं आप इसमें ना जोड़ लीजिएगा। उस समय भारतीय शासन अधिनियम में संविधान जो बनाया गया, जो नियम कानून बनाया गया, उसमें 14 भाग, 14 चैप्टर कह सकते हैं आप, 323 अनुच्छेद या 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। तो ये अब तक का हम व्यवस्थित इसलिए कह रहे हैं कि अब उसमें क्या था कि भाई चीजों को थोड़ा सा जो है सिस्टमेटिक कर दिया गया, व्यवस्थित कर दिया गया। और अंतिम था, अंतिम इसलिए कि इसके बाद जो है अच्छा सबसे बड़ा जो मैं कह रहा हूं इससे एक प्रश्न बनता है, उस प्रश्न को यहीं आपको बता देता हूं। लगभग 3/4 इस भारत शासन अधिनियम का लगभग 75% हिस्सा, 75% को आप 75/100 अगर कर देंगे तो होगा ना, 25 या 75, 25 को 100। तो ये प्रश्न दो तरह से पूछा जाता है, या लगभग 200 से अधिक अनुच्छेद, 200 से अधिक अनुच्छेद अंश पूर्णतः या अंशतः भारतीय संविधान में रख लिए गए हैं। शब्द एक आता है, शब्दशः भारतीय संविधान में, वर्तमान के भारतीय संविधान में रख लिए गए। वर्तमान में जो आप भारतीय संविधान देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में रख लिए गए हैं, भारतीय संविधान में रख लिए गए हैं। तो एक प्रश्न यहीं से बन जाता है और ये बार बार पूछा भी जाता है, बड़े एग्जाम में भी छोटे एग्जाम में भी, कि भाई कौन सा ऐसा, किसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ा, भारतीय संविधान पर किसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ा। एक आप लोगों का चैप्टर है कि भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव, इसके बाद मैं इसको पढ़ाऊंगा। लेकिन भारतीय संविधान पर वहां पूछता है कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था,
तो आप ऑप्शन देगा अमेरिका, ब्रिटेन, और उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 ऑप्शन देगा कि भाई भारतीय संविधान पर प्रश्न आप जान लीजिए, ये प्रश्न ही पहले बता दे रहा हूं, कंफ्यूजन ना होइएगा, कंफ्यूजन में ना पड़िएगा। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? सर्वाधिक प्रभाव किसका है, या निम्न में से किसका है, ये प्रश्न हो जाएगा। ऑप्शन इसके हो जाएंगे, मैं यही लिख देता हूं, ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी 1935 का अधिनियम, 1935 का एक्ट, डी नन ऑफ दीज। तो अधिकतर लोग क्या है, जो अभी पढ़ा नहीं होगा वो तो सीधे क्या करेगा कि अमेरिका को लोग टिक कर देते हैं, क्योंकि अमेरिका को लोग बड़ा लाइक करते हैं इस मामले में। दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, सोचेगा ब्रिटेन का शासन यहाँ आ रहा तो ब्रिटेन का असर है। लेकिन हम आपको बताएं ना कि 1935 के अधिनियम का लगभग 3/4 हिस्सा या 200 से अधिक अनुच्छेद या 75% इसका भाग भारतीय संविधान में शब्दशः रख लिए गए। अर्थात 1935 के एक्ट का सर्वाधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा। यह एक प्रश्न है जो अक्सर पूछ लिया जाता है, लोग कंफ्यूज होते हैं। हमने 1913 के एक्ट में एक प्रश्न बताया था, चाय चीनी वाला जो चक्कर था, उस पर कल एक लड़के ने बढ़िया पूछा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई उसने बड़ा ध्यान से पढ़ा। उसको मैंने कमेंट में इसका आंसर बताया, समझाया कि ऐसे ही कंफ्यूजन होता है। नॉर्मली वो पीसीएस में यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो कंफ्यूजन जैसे जब हम पढ़ाते हैं तब तो बड़ा इजीली समझ में आ जाता है, लेकिन जब आपको पूरा होल सिलेबस से जब क्वेश्चन आते हैं तो वहां आपका कंफ्यूजन बढ़ जाता है। इसीलिए हम आपसे बार बार ये कहते हैं कि क्वेश्चन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आजकल ऑप्शन में फंसाने की व्यवस्था कर ली गई है। आजकल ऑप्शन में फंसाने की व्यवस्था कर, ऑप्शन में ही लोगों को क्वेश्चन ऑप्शन में ही फंसाया जाता है। दूसरी बात, अब इसकी विशेषताओं पर आते हैं। तो पहला तो हमने आपको बता दिया 323 या 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग, ये पहला बता दिया। दूसरा, अच्छा इसके माध्यम से अब क्या किया गया, मैंने आपको बताया था 1919 के भारत शासन अधिनियम में, 1919 के भारत शासन अधिनियम में क्या किया गया था कि वहां पर प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। हमने आपको पढ़ाया होगा, जो लोग मेरा पिछला क्लास, इसके पिछला क्लास देखते होंगे वो जान रहे होंगे, जो लोग क्रम से देखते आ रहे होंगे उनको समझ में बहुत बढ़िया से आएगा। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। इसको मैंने कहा था कि ये विवाद हो गया तो मूडी मैन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसमें जिन्ना भी एक सदस्य हुआ करते थे। ये सारी बातें हमने वहां बताया। इस व्यवस्था को अब केंद्र में लागू किया गया। इस भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर केंद्र में ले जाया गया। अर्थात अब केंद्र में द्वैध शासन हो गया, द्वैध शासन हुआ और प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई, स्वायत्तता दे दी गई। स्वायत्तता का मतलब होता है कि अब आप जो अपने छोटे छोटे मामले हैं वो आपके ऊपर, जैसे होता है घर का गार्जियन, कभी कभी जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको कुछ जिम्मेदारियां दे देता है कि यार ऐसे मसलों पे अब आप फैसला ले लिया करें, बार बार हमसे ना पूछें। ऐसी ही व्यवस्था स्वायत्तता कहलाती है, ऑटोनॉमस कहलाती है। जब आप पर कुछ जिम्मेदारियां छोड़ दी जाती हैं या मानकर कि अब आप जिम्मेदार हो चले हैं। अर्थात प्रांतों में, यहां से प्रश्न पूछता है कि किस भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतीय, यह शब्द यूज किया जाता है, प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। इस भारत शासन अधिनियम के हमने आपको 1773 से बताया था कि हर भारतीय शासन, हर चार्टर एक्ट या हर अधिनियम की
एक न एक प्रमुख विशेषता होती है। वो जो प्रमुख विशेषता है वो या इसकी जो है वो प्रांतीय स्वायत्तता, और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था कर दी गई। हाँ, अब इसके द्वारा किया क्या गया, ये कहा गया उस समय भारत में ब्रिटिश, जिस पर ब्रिटिशों का कब्जा था, ब्रिटिशों का कब्जा था, पूर्णतः कब्जा था उनका, ऐसे 11 प्रांत थे, 11 प्रांत थे। 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, और 562 सॉरी देसी रियासतें थी। तबीयत मेरी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, थोड़ा मैं भाई स्नोफिलिक हूं, साथ समस्याएं मुझे और हो जाती है। देसी रियासतें थी। इस एक्ट में यह कहा गया कि इन सबको मिलाकर ब्रिटिश प्रांत 11, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप ऐसे समझ लीजिए वर्तमान के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वह उस समय कमिश्नरी क्षेत्र कहलाते थे, अर्थात केंद्र का ही या ब्रिटिशों का ही कब्जा था उस पर। कहीं कहीं पे 11 प्रांत और केवल देसी रियासतें ही लिख दिया जाता है, लेकिन आप जानिए कि 11 प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और 562 देसी रियासतों को मिलाकर संघ बनाने की, ये कहा गया कि अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। ये कल्पना की गई या घोषणा की गई, समझिए। अखिल भारतीय संघ बनाने की कल्पना इस भारत शासन अधिनियम में की गई। अच्छा, ये बन नहीं पाया व्यावहारिक रूप से, यह व्यवहार में नहीं आया, व्यावहारिक रूप से यह अस्तित्व में नहीं आया, व्यावहारिक रूप से यह संघ अस्तित्व में नहीं आया, अस्तित्व में नहीं आया। नोट्स बनाते चलिएगा, लिखते चलिएगा, जिसका लाभ आपको मिलेगा। हम बार बार इस बात पर जोर देते रहते हैं कि नोट्स जरूर बनाइए। व्यवहारिक रूप से यह संघ अस्तित्व में नहीं आया, तब आपका प्रश्न बनेगा ना कि भाई क्यों, जब सब कुछ उन्हीं के हाथ में था, ब्रिटिशों के हाथ में था, भारतीयों का कोई बहुत लेना देना नहीं था, भारतीयों को शामिल करते थे। हालांकि अब भारतीयों को कुछ अधिकार मिलने लगे थे, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली हो गई थी, सारी व्यवस्था हो गई थी, लेकिन आपसे ये पूछा गया भाई क्यों, आखिर क्या क्या हुआ ऐसा कि उनको यार नहीं शामिल किया गया, वो नहीं शामिल हो, संघ अस्तित्व में नहीं आया, तो आपसे आपके मन में आएगा तो किया नियम क्या ये लोग बनाए, ये वो लोग बनाए कि सबको मिला। अच्छा, इसमें कहा गया कि जो 11 प्रांत हैं जिन पर ब्रिटिशों का कब्जा है, जो 6 कमिश्नरी क्षेत्र हैं जिन पर ब्रिटिशों का कब्जा है, ये अनिवार्य रूप से, इनको अनिवार्य रूप से इस संघ में शामिल होना था, अनिवार्य रूप से संघ में शामिल होना था। अब देखिए यहाँ खेला हो रहा, संघ में शामिल होना था, लेकिन जो रियासतें थी इनके लिए मामला ऐच्छिक हो गया। रियासतें थी, इनको कहा गया कि आपका मन करे तो शामिल होइए, आपका मन करे तो ना शामिल होइए। अब बताइए आप जरा कि किसका मन करेगा राष्ट्रीय व्यवस्था छोड़ने का। छोटी छोटी जैसी रियासतें, मान के चलिए कि 2-4 गांव मिला के एक रियासत थी, 2-4 छोटे छोटे क्षेत्र मिलाकर एक रियासत थी। हमने आपको बताया कि 562 देसी रियासतें थी। बाद में इन्हीं को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसी को दबाव के माध्यम से, किसी को कैसे भी माध्यम से सबको एक किया, इसीलिए उनको कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। अच्छा, रियासतें थी, इनको कहा गया कि ये भाई ऐच्छिक, ये लोग जो है अपनी इच्छा के अनुसार इसमें शामिल होंगे या नहीं शामिल होंगे। इनके लिए कहा गया कि एक होता है, इंग्लिश में उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस, या इसको हिंदी में विलय पत्र कहते हैं, विलय पत्र, विलय पत्र। मतलब ये इस पर इनको सिग्नेचर करनी थी
कि हम पूर्ण रूपेण शामिल होते हैं संघ में। तो कुछ तो शामिल होने को तैयार थे, लेकिन कुछ जो है, कुछ रियासतों के जो शासक थे वो उनका अड़ियल रवैये की वजह से यह कभी व्यवहार में नहीं आया। हालांकि इसमें अगर आप सोचेंगे तो यहाँ भी गलती अगर पूछेंगे किसकी है तो ब्रिटिशों की है। वो चाहते थे इनको दबा के शामिल कर देते, लेकिन उनको तो भारत को खंड खंड विभाजित करना था, और उसके लिए एक और वो शस्त्र चला रहे थे, वो पृथक निर्वाचक मंडल। पृथक निर्वाचक मंडल 1909 से शुरू हुआ, 1919 में उसका विस्तार किया गया। साइमन कमीशन आया, उसने भी कहा नहीं विस्तार करेंगे। यहाँ भी वह व्यवस्था की गई, क्योंकि सांप्रदायिक आधार पर देश को बांट देना चाहते थे। वो चाहते थे कि सांप्रदायिक आधार पर देश बिल्कुल बढ़ जाए, तो भारत एक नहीं होगा तो हम भरपूर इसका शोषण करते रहेंगे, निष्कंटक राज्य करते रहेंगे। ऐसा हो न सका, तो संघ तो कभी अस्तित्व में नहीं आया। एक चीज तो बिल्कुल यहाँ असफल हो गई। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछेगा कि क्या भाई 1935 में यह कहा गया कि संघ अस्तित्व में आएगा? आया, घोषणा हुई, और व्यावहारिक रूप में अस्तित्व में नहीं आया। अब हम आपको बता रहे हैं कि केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। तो जब केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, केंद्र में द्वैध शासन, तो अब वहां पे जैसे हमने कहा था आपको, प्रांतों में क्या किया गया था? तो सब्जेक्ट बांटे गए थे, यहां भी सब्जेक्ट बांटे गए, सूचियां बनाई गई। यहाँ दो सदन था, संघीय सभा और संघीय विधानसभा और संघीय सभा। वहां पर हमने आपको एक चीज बताया हुआ था, 1919 के एक्ट में बताया था राज्य परिषद और विधानसभा, ऐसे बताया था। और यहाँ पर जो विधानसभा थी उसको संघीय विधानसभा कह दिया गया, संघीय विधानसभा कह दिया गया। और दूसरी जो सभा थी, दूसरी जो व्यवस्था, जैसे आज का लोकसभा राज्यसभा है, तो यहाँ की जो संघीय विधानसभा है यही वर्तमान की लोकसभा है। इसको निम्न सदन कहते थे। वहां हमने आपको बताया था राज्य परिषद और विधानसभा, हमने कहा वो निम्न सदन होता है, राज्य परिषद उच्च सदन होता है। निम्न सदन ये होता था, और संघीय सभा होती थी जो उच्च सदन होता था। संघीय सभा होती थी जो उच्च सदन होता था। तो यहाँ पर इनके जो सदस्यों की संख्या होती थी, संघीय सभा की जो सदस्यों की संख्या थी वो 375 थी। हालांकि ये पूछता नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको नोट करवा दे रहा हूँ, 375 थी। और जो संघीय सभा की सदस्यों की संख्या थी वो 260 थी। इसमें भी कुछ यहाँ पे 125 स्थान जो थे वो रियासतों से आते थे, रियासतों के लिए थे। नोट करते चलिएगा, रियासतों के लिए थे, अर्थात जो लोग रियासत से निर्वाचित होकर आते थे। और यहाँ पर लगभग 104 स्थान देसी रियासतों के लिए थे, देसी रियासतों के लिए। अच्छा, देसी रियासतों को अंग्रेज पुचकार कर रखते थे कि नहीं, ये जो है ये जमींदार लोग हुआ करते थे, अमीर लोग हुआ करते थे। ब्रिटिश प्रांत, जो ब्रिटिश यहाँ पे भरपूर कब्जा था अंग्रेजों का जहां भरपूर कब्जा था, वो लोग जो है वो उनको तो कभी धनी होने ही नहीं दिया। अंग्रेजों ने इतना शोषण किया, इतना शोषण किया कि बेचारे गरीबी बने रहे। तो समझ रहे हैं ना बात को, कि भाई संघीय विधानसभा, अच्छा केंद्र में जो द्वैध शासन, तो पहली व्यवस्था ही की गई कि 2 सदन बना दिए गए, संघीय विधानसभा, संघीय सभा। संघीय विधानसभा को निम्न सदन कहा गया, संघीय सभा को उच्च सदन कहा गया। संघीय विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या होती 375 होती थी, इसमें 125 स्थान रियासतों, देसी रियासतों कह सकते हैं आप, देसी रियासतों के लिए आरक्षित थे। और यहाँ पे 104 स्थान देसी रियासतों के लिए आरक्षित थे। अब ये पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप ध्यान नोट कर लीजिएगा, बहुत ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। अब क्या किया गया, आज वर्तमान में आप देखते होंगे कि भाई जो संघीय व्यवस्था, अच्छा संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था, यदि मैं यहां समझाने लगूंगा तो सब गटमट हो जाएगा। इस जब मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि क्यों भारत एक, कैसे भारत संघ बना, और एक कैसे एकात्मक शासन और संघात्मक शासन में क्या अंतर है, ये एक अलग चैप्टर है। वहां समझाऊंगा तो आपको बढ़िया समझ में आएगा, यहां समझाऊंगा तो आपको उतना मजा नहीं आएगा, और ये चीज बड़ी लंबी खिंच जाएगी। इस नाते
संघ की व्यवस्था। अच्छा, जो संघ आजकल केंद्र और राज्य की व्यवस्था है, आप देखते होंगे कि यहाँ वर्तमान में सूचियों में बांटा गया है। आप वर्तमान में क्या है, केंद्र सूची, केंद्रीय सूची या संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। चौथा है अवशिष्ट। वर्तमान की व्यवस्था है, पहले जान लीजिए। मैं वर्तमान इसलिए कह रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। अवशिष्ट सूची, तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। संघ सूची पे क्या है, इस पर केंद्र बनाएगा कानून, पूरी तरह वो केंद्र के हाथ में है। राज्य सूची में क्या है, इस पर राज्य बनाएगा कानून। समवर्ती सूची में क्या है कि केंद्र और राज्य दोनों ने यदि किसी एक ही विषय पर कानून बना दिया तो केंद्र का कानून नॉर्मली मान्य होता है। और अवशिष्ट सूची में जो बचे हुए इन तीनों में जो विषय नहीं है उस पर केंद्र को कानून बनाना होता है। ये अलग चैप्टर है, इसलिए यहां बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस भारतीय शासन अधिनियम 1935 में यह व्यवस्था की गई। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की व्यवस्था की गई। यहाँ विषय बांटे गए। अब विषय कितने बांटे गए वो पूछता है। संघ सूची में उस समय 59 विषय थे। राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। तो ये तथ्य है जो पूछा जाता है, क्योंकि केंद्र में 2 सदन कर दिया गया, राज्यों में प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई, तो अलग अलग विषय बांटे गए। हमने आपको यहां बता दिया, वो बातें फिर मैं आपको जब आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां समझाऊंगा। तो 59 विषय, 54 विषय, 36 विषय, संघ सूची, राज्य सूची, सूची लिख सकते हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इन बातों को। और अब क्या हुआ, प्रांतों में स्वायत्तता दे दी गई। प्रांतों में स्वायत्तता दी गई, प्रांतों में चुनाव हुए 11 प्रांत में जो चुनाव हुए उसमें 6 में कांग्रेस को बहुमत मिला। ये कांग्रेस उस समय आंदोलन का पर्याय बनी हुई थी, कांग्रेस को बहुमत मिल गया। 2 में जो है वो 2 में जो है इसको कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी में, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी में, सबसे बड़ी पार्टी में। ये 1937 में चुनाव हुआ, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 6 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला, 2 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो यहां पर इसने ये 2 प्रांत पूछे जाते हैं, हालांकि वो प्रांत वो भी पूछे जाते हैं लेकिन वो हिस्ट्री का प्रश्न है। बाकी 3 में क्या क्या हुआ, यूनियनिस्ट पार्टी बनी, बंगला अन्य पार्टियां बनी, मुस्लिम लीग को कहीं कुछ नहीं मिला। तो वो प्रश्न यहाँ प्रासंगिक नहीं, इसलिए मैं उसको आपको यहाँ नहीं मेंशन कर रहा हूं उन बातों को। हम वही बातें ले रहे हैं जो जरूरत की बातें हैं। तो 6 में कांग्रेस, 6 प्रांतों में कांग्रेस, 11 में थे, 6 में प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला। 2 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी और उसने मिली जुली सरकार बनाई। ये 2 प्रांत हैं असम और पश्चिमोत्तर प्रांत। पश्चिमोत्तर प्रांत ये इतिहास का विषय है, यहां भी आपको हल्का सा मैं बता दे रहा हूं। तो इन 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, 2 में कांग्रेस जो है मिली जुली सरकार बनाई। अब अच्छा, इन 6 प्रांतों में जो है आपको 2 सदन भी देखने को, वहां भी 2 सदन हो गया। तो कितनी बातें होंगी। एक संघ बनाने की बात की गई जो कभी अस्तित्व में नहीं आया, व्यवहारिक रूप में अस्तित्व में नहीं आया। केंद्र में 2 सदन, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, वहां पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची विषयों को बांट दिया गया। राज्यों में प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई। अखिल भारतीय संघ बनाने की जो व्यवस्था थी उसमें 11 प्रांत, 6 कमिश्नरी क्षेत्र और देशी रियासतों को शामिल किया जाना था, जो हो ही नहीं सका, कभी संघ बना ही नहीं। अब क्या हुआ कि चुनाव हुए, 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, उन 6 प्रांतों में 2 सदन भी किया गया। और हमने आपको एक चीज बताई थी, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा महिलाओं को, ये फैक्ट जल्दी मिलता नहीं,
महिलाओं को सीमित रूप से वोट का अधिकार मिला था। फिर 1935 में महिलाओं को थोड़ा और अधिकार इनका बढ़ाया, वोट देने का अधिकार बढ़ाया गया, महिलाओं को वोट देने का अधिकार बढ़ाया गया। और 1950 में पूर्णतः सभी महिलाओं को, भारत की सारी महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। पहली बार न्यूजीलैंड ने दिया था महिलाओं को वोट देने का अधिकार। ये भी प्रश्न लोग पूछ लिया करते हैं। अच्छा, हमने कहा था कि सांप्रदायिक विभाजन की जो व्यवस्था थी इसका विस्तारीकरण किया गया। 1932 का हमने आपको पूना पैकेट का जिक्र किया था कि 1932 में भाई वो डॉक्टर अंबेडकर ने मांग करी और वहां पर केंद्र ने भी सोचा, ब्रिटिशों ने सोचा कि ये बढ़िया अवसर है और तुरंत जो है हरिजनों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी। अर्थात अब मुस्लिमों में यह शुरुआत की गई 1909 में, सिखों को, आंग्ल भारतीयों को, ईसाइयों में, हर जगह सिखों को, आंग्ल भारतीयों को, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों और हरिजनों सब पर पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था लागू करने की बात की गई। किया नहीं गया, लागू करने की बात की गई। और तो अर्थात सांप्रदायिक व्यवस्था का विस्तारीकरण किया गया। इस तरह भी प्रश्न बन सकते हैं कि सांप्रदायिक व्यवस्था का विस्तारीकरण किया गया। अच्छा, 1935 के अधिनियम के द्वारा ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछता है कि कौन सा ऐसा छोटा सा देश है जिसे भारत से अलग कर दिया। पहले भारत, यह भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल था, अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। एक न्यायालय की बात हमने करी थी आपको 1773 में कि 1773 के एक्ट के तहत 1774 में न्यायालय की स्थापना की गई। इसके खिलाफ आप प्रिवी काउंसिल में जा सकते थे। यहां पर भी अब जो है 1 अप्रैल 1937 संघीय न्यायालय की स्थापना, दिल्ली में केंद्र संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय, हालांकि इसका उद्देश्य यह था कि यदि केंद्र और राज्य में टकराव होता है तो इस मामले को हम यहां ले जाएंगे। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसमें भी 3 न्यायाधीश, उनके सहायक 2 न्यायाधीश, और वहां मैंने आपको संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। वहां मैंने आपको बताया था 1773 में उस समय जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम था एलिजा इम्पे। यहां जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था मॉरिस गुएयर। ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बार बार पूछता है कि भाई एक बार और चुनाव हुआ, एक बार और न्यायाधीश बने, तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जिस संघीय न्यायालय की स्थापना की गई उसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? ये मॉरिस गुएयर, मुख्य न्यायाधीश। ये पूछता रहता है। अन्य न्यायाधीशों को वहां नहीं पूछता। वहां मैंने आपको बताया था लिमेंटर, हाइड इत्यादि बताया था, लेकिन यहाँ पे ये मुख्य न्यायाधीश को ही पूछता। वहां भी मुख्य न्यायाधीश को ही पूछता था। हमने आपको लिखवाई दिया था ऐसे। मॉरिस गुएयर ये उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। प्रांतों के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। पहले ये व्यवस्था हमने आपको बताया था 1919 में शुरू की गई, लेकिन उसको और हमने पहले इस वर्ड जो यूज किया, व्यवस्थित किया गया, उसको और सिस्टमेटिक और बढ़िया बनाया गया। प्रांतीय लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई और 1 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। संयुक्त लोक सेवा आयोग, कंपोजिट लोक सेवा आयोग। उन्नीस 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूं अगर आपको आवश्यकता ना दिखे। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा संघ लोक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, और पब्लिक सेवा प्रांतों के लिए लोक सेवा आयोग, पीएससी कह सकते हैं इसको, लोक सेवा आयोग। और
एक से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। संयुक्त लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। और 1935 के अधिनियम द्वारा ही आज जो आप रिजर्व बैंक आरबीआई देखते हैं, आरबीआई का भी गठन किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। तो एक बार और हम हल्का सा रिवाइज कर देते हैं इन बातों को, जो हम आपसे कहते हैं कि एक माइंड मैप बना लिया करिए दिमाग में, जिससे क्या होता है, कुछ पॉइंट नोट कर लिए जाते हैं, बार बार उन्हीं को लोग देखते हैं, जो ग्राफ कहते हैं। एक हल्का सा ग्राफ बना दिया जिसमें सारी बातें। तो हमने आपको कहा कि यह सबसे बड़ा था, 14 भाग थे, 323 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी। पहली चीज अनुसूचियां थी। फिर संघ बनाने की बात की गई। पहली बार संघ में 11 ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को मिला के बनाना था। देसी रियासतों, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को भी इसमें शामिल करना था, जो व्यवहारिक रूप से अस्तित्व में नहीं आया। देसी रियासतें उसमें 562 थी। इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस, IOA लिख सकते हैं आप। मैंने वहां बताया है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस, या हिंदी में लिख लेते हैं, विलय पत्र पर इन्हें हस्ताक्षर करने होते थे, जिससे ये संघ में शामिल हो सकते थे। कुछ रियासतों के शासकों के अड़ियल रवैये के कारण ये व्यवस्था नहीं आई, अस्तित्व में नहीं आई। उसके पीछे रीजन वैसे वास्तव में ब्रिटिश लोग ही थे, लेकिन यही लिखा जाता है। और फिर हमने कहा कि प्रांतीय स्वायत्तता, जो इसका प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख पूछा था, प्रमुख विशेषता 1935 के एक्ट की प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रांतीय स्वायत्तता। जहां पर चुनाव करवाए गए लोगों को, वहां पे प्रांतों में स्वायत्तता दे दी गई कि आप अपना, स्वायत्तता भी हमने आपको समझाया कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ा दी जाती है, कुछ मामले में आपको निर्णय लेने का अधिकार दे दिया जाता है कि आप निर्णय ले लीजिए, कोई बात नहीं है। प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। लेकिन अब जो द्वैध शासन की प्रांतों में व्यवस्था थी उसे केंद्र में लाया गया, और यहां पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची इसकी व्यवस्था की। यहां इसमें 59 विषय थे, यहां 54 विषय थे, यहां 36 विषय थे। ये चूंकि बार बार पूछता है इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। और अब क्या किया गया? सांप्रदायिक विभाजन को और सांप्रदायिक विस्तारीकरण किया गया। वो तो हमेशा उनको बढ़ाना ही था। संघ की व्यवस्था बनाई और 1935 में बर्मा को अलग किया गया। 1937 में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। संघीय न्यायालय जिसके मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे मॉरिस न्यायालय, जिसके न्यायाधीश होते थे मॉरिस गुइयर, ये स्पेशली गुइयर। और इसके खिलाफ भी आप अपील वहीं प्रिवी काउंसिल में ही कर सकते थे। प्रिवी काउंसिल में ही कर सकते थे। अच्छा, एक चीज हमने आपको वहां बताया था 1919 के अधिनियम में, इसको नोट कर लीजिएगा। ये बातें माइंड मैप के काम में आएंगी। ये मेरा तरीका अपना है, आप भी यही तरीका अपनाएंगे तो चीजें याद रहेंगी नहीं। कितनी बातों को नोट करके बार बार नोट्स लेकर तो कहीं जाएंगे नहीं। पॉइंट्स को नोट किया और आराम से उसको एक बार आप देखा, याद हो गया, काम खत्म हो गया। सारे क्वेश्चन यही इसी में फंस जाने, इससे बाहर नहीं आने। और एक बात मैंने आपको वहां बताई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम में कि एक हाई कमिश्नर की व्यवस्था की गई, उच्चायुक्त की व्यवस्था की गई। उच्चायुक्त की व्यवस्था जो की गई थी, इसमें अब भारत सचिव के पर कतरे जा रहे थे। भारत सचिव का पद कब बनाया गया था? आप अगर याद करेंगे तो 1858 के भारत शासन अधिनियम में भारत सचिव का पद, उसको आप पढ़ लीजिएगा, पुराना रिवाइज करेंगे तो मिलेगा। भारत सचिव की सहायता के लिए भारत परिषद या इंडिया काउंसिल की व्यवस्था, भारत परिषद की व्यवस्था की गई थी, जहां हमने आपको बताया था कि 15 सदस्य हुआ करते थे।
जो 8 सम्राट चुनता था, 7 जो है वो उस समय की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चुनता था। वो बातें आपको याद आएंगी अगर आप रिवीजन करेंगे बढ़िया से। तो अब क्या किया गया, इस 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा इस परिषद को समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि कुछ लोग अब आपके परामर्श, मतलब 15 लोग नहीं, अब थोड़े मोड़े 2-4 लोग रहेंगे, परामर्शदात्री परिषद होगी, परामर्शदात्री आपके कुछ मंडल होगा और वह जो है आपको परामर्श देगा। अर्थात अब इनके अधिकार तो यहाँ ट्रांसफर किए जा रहे थे, तो धीरे धीरे किसी पद को अचानक नहीं हटा दिया जाता, धीरे धीरे उसके पहले उसके पर खतरे जाते हैं, उसके अधिकार कम किए जाते हैं, बाद में उसको खत्म कर लिया जाता है। तो यह व्यवस्था क्या, अब आपसे एक प्रश्न पूछता है कि भारत परिषद जो थी, जो भारत सचिव को निर्णय लेने में मदद करती थी, इसको कब खत्म किया गया, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इतनी बातें हैं। बाकी बातें, क्योंकि ये अधिनियम बड़ा लंबा था, हालांकि मैंने इसको समराइज करने का पूर्ण प्रयास किया है। अब इसके आगे आपको हम जो है अब थोड़े से, और क्योंकि अब क्या है, 1947 में फिर नियम बने, उसको माउंटबेटन का मन बाटन योजना कहते हैं, भारत का बंटवारा कर दिया गया धर्म के आधार पर। लेकिन इस बीच जो है क्रिप्स प्रस्ताव आता है, क्रिप्स प्रपोजल आता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट उसे कहते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं, कैबिनेट मिशन आता है। इन बातों पर हम थोड़ा थोड़ा जैसे 1919 के एक्ट के बाद हमने आपको हल्का सा बताया था, ये हल्की सी ग्लिम्चेज ऑफ द पास्ट कह सकते हैं आप, झलक भूतकाल की, कि भाई 1935 से 1947 के बीच क्या क्या घटनाक्रम हुए जिससे 1947 का अधिनियम आया और जो है देश का बंटवारा हो गया। और फिर संविधान सभा की बात की गई, संविधान कैसे बना वो बात तो अगले से आगे होगी, लेकिन इन बातों को हम बताएंगे। अच्छा, थोड़ा सा अब आपसे मेरा जो निवेदन है कि अब तक जितना पढ़ाया है उसको आप रिवाइज करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। रिवीजन नहीं करेंगे तो लाख बढ़िया समझाएं, लाख बढ़िया नोट्स बनाएं, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अब आप लोग प्रश्नों पर बातें कर रहे हैं, कुछ लोग कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप मेरे क्लासेस को अब ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। जितना ही आप मेरे क्लासेस को ध्यानपूर्वक देखेंगे और सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें करेंगे, कमेंट करेंगे, मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। तो आप ऐसे ही समय दीजिए, मेरा उत्साह वर्धन करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से मेरे उत्साह को और बढ़ाइए, जिससे मैं और बढ़िया से आपको अपने अनुभवों का जो डोज मैं दे रहा हूं आपको, ये अनुभव आपको मिल सके बढ़िया से। 20 वर्ष का मेरा अनुभव है, वो नोट्स में बढ़िया बना रहा हूं कंटेंट, आपके लिए भी अपने लिए भी। तो ध्यान दीजिए, जरा रिवीजन जरूर करिए, मैं इस पर बड़ा फोकस कर रहा हूं, वह रिवीजन जरूर करिए। अगर रिवीजन नहीं किया तो कहते हैं गांव का सब गुड़ गोबर हो जाता है भाई। तो ये शब्द बड़ा जो है इंपॉर्टेंट है, पुनरावृत्ति। बार बार पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और माइंड मैप बना के उसको जो है दिमाग में रखे, क्योंकि बड़ा टिपिकल, बड़ा ही जो है फैक्चुअल ये पार्ट था। हालांकि अधिकतर खत्म हो चला है, थोड़ा मोड़ा है। तो इन्हीं बातों के साथ आज आप सभी का, आपने जो विश्वास मेरे ऊपर दिखाया है, इसके लिए आप सभी का हृदय की अतल गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।